Hello students, today we will discuss about plant breeding for disease resistance. ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स जैसे कि हमारी कंट्री है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक जैसा ही टेम्परेचर रहता है या आप कह सकते हो गर्मी और बारिश जो उनका फिक्स टाइम रहता है, वहाँ पर पैथोजेंस ज़्यादा पाए जाते हैं और ये फंगल, बैक्टीरियल और वायरल पैथोजेंस हो सकते हैं और ये हमारी क्रॉप स्पीशीज़ की यील्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इनकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स हैं कई बार उनका 20 to 30% तक भी लॉस हो सकता है या उससे ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है और अपनी क्रॉप के नुकसान को कम से कम करना है तो हमें ऐसे प्लांट्स को ब्रीड करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए जो ऑलरेडी डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, ताकि हमें बैक्टीरियोसाइड्स और फंगीसाइड्स के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अगर हमारे प्लांट्स पहले से ही रेजिस्टेंट होंगे तो वो हमारी मतलब जो प्लांट है हम उसकी स्टार्टिंग से ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ होने से और उससे हमारी जो यील्ड का नुकसान है वो भी बच सकता है। तो ब्रीडिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो क्रॉप है बेसिकली उसको कौन सा ऑर्गेनिज्म नुकसान पहुंचाता है और वो किस जगह से अटैक करता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, वेदर इट इज़ फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो फंजाई से ज़्यादातर जो डिजीज़ होती हैं वो रस्ट होती हैं, लाइक ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसी तरह से बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होती हैं लाइक ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स और वायरसेस से जो डिजीज़ होती हैं वो है टोबैको मोज़ेक एंड टर्नी मोज़ेक। उसके बाद है कि डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ बनाने के लिए भी हमें ब्रीडिंग करनी पड़ती है। ब्रीडिंग का मेथड हमारा वही है जो हम कन्वेंशनल यानी कि काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, जो हमने एनिमल ब्रीडिंग में भी पढ़ा था, या हम म्यूटेशन ब्रीडिंग से भी इसको कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड हमारा ब्रीडिंग का क्या है कि सबसे पहले हम पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे, जो भी सुपीरियर पेरेंट्स होंगे हम उनके जर्म प्लाज्म को लेंगे और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हमारी प्रोजेनी बनेगी यानी कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें से भी जो सबसे सुपीरियर ऑफस्प्रिंग है हम उसको सिलेक्ट करके उसकी फर्दर ब्रीडिंग करेंगे ताकि हमें वैसे ही बहुत सारी स्पीशीज़ आगे मिल जाएं। तो इसमें प्रॉपर सीक्वेंस में अगर हम देखें तो ये प्रोसेस एक स्टेप वाइज चलता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेज, कि सबसे पहले हमारी जितनी भी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं हमें उन सब की स्क्रीनिंग करनी है, मतलब उनको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना है कि उनमें से कौन सी स्पीशीज़ हैं जो ऑलरेडी डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं। फिर उन स्पीशीज़ के बीच में मेल और फीमेल या जो भी आपके पेरेंट्स सिलेक्टेड हैं उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जो हाइब्रिड्स बनेंगे जिसमें दोनों के फीचर्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि कई बार हाइब्रिड बनने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके हाइब्रिड में दोनों ही पेरेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स आए हों, तो हमें उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और अगर हमें लगता है कि हाँ वो हाइब्रिड वैसा ही है जैसा हम चाहते थे, तब हम उसके अकॉर्डिंगली न्यू वेराइटीज़ जो है उनकी टेस्टिंग करके उनको रिलीज़ कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हैं। तो बहुत सारी क्रॉप वैरायटीज़ हैं जिन्हें हम इस मेथड से हाइब्रिडाइज करके बना सकते हैं और जिन्हें हमने फंजाई, बैक्टीरिया और वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट भी बनाया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको एक टेबल 9.1 दिया गया है। इसमें एक साइड पे हमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं और यहाँ पर उसकी वैरायटी की कौन सी वैरायटी है जो हमने ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन करके तैयार की है और वो वैरायटी कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ के रेजिस्टेंट है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते हैं, तो इसलिए आपको इनको अच्छे से करना है। बोर्ड में हो सकता है 1 या 2 मार्क्स में आए, बट नीट में इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि जो वीट है, वीट की जो वैरायटी बनाई गई है दैट इज़ हिमगिरी, और ये इसको लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिलबर्न डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। ब्रेसिका की जो वैरायटी बनाई गई थी दैट वाज पूसा सवर्निम, जिसे करन राई भी बोलते हैं, और ये इसे वाइट रस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। कॉलीफ्लावर की जो वैरायटी बनाई गई थी वो थी पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल केवन, जो इसे ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट से प्रोटेक्ट करती है।
काउपी यानी कि जो दाल है उसकी एक वैरायटी है पूसा कोमल, जो उसे बैक्टीरियल ब्लाइट से प्रोटेक्ट करती है। और चिल्ली की एक वैरायटी है पूसा सदाबहार, जो इसे चिल्ली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल इन सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। अब क्या ये मेथड सच में ही इतना इजी है जितना कि हमें ये सुनने में लग रहा है? तो जनरली क्या होता है, जो हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मेथड यूज़ करते आ रहे हैं उसमें हमारे साथ जो मेन लिमिटेशन है वो ये है कि हमारे पास जो डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स हैं, जो ऑलरेडी मतलब नेचुरली जो हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन बहुत ही कम है। और ज़्यादातर उनमें से जो डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन है वो उन क्रॉप्स की मतलब इतनी ईजिली अवेलेबल वैरायटीज़ में अवेलेबल नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम प्लांट्स के अंदर म्यूटेशन इंड्यूस करवा सकते हैं अलग अलग मेथड से, और म्यूटेशन के द्वारा हम उनके अंदर रेजिस्टेंस जनरेट कर सकते हैं। मीन्स जो जीन हमें चाहिए जिसकी वजह से उनके अंदर रेजिस्टेंस है, उस जीन को लाने के लिए हम प्लांट्स के अंदर म्यूटेशन करवा सकते हैं, और फिर उसके बाद जिन प्लांट्स के अंदर वो करैक्टर्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करके आगे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन्स। जो हम बेटा 5th या 6th चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे, जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो डीएनए से मिलके बना है, और जो डीएनए है अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। उन क्रोमोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जीन्स, और जनरली ह्यूमन के अंदर 30,000 to 40,000 जीन्स अवेलेबल हैं, और हर एक जीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। और ये जो जीन्स हैं इनमें भी पर्टिकुलर बेसिस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ATGC के नाम से जानते हैं, जो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब इन सारे बेसिस की जो सीक्वेंस है ये जीन के अंदर फिक्स होती है, लेकिन अगर हम किसी तरह से इस सीक्वेंस को बदल दें, सपोज अगर हम A की जगह T लगा दें, मान लो एक सीक्वेंस है ATGC, लेकिन अगर हम किसी तरह से म्यूटेशन करके A की जगह T कर दें या C की जगह G कर दें तो उसका पूरा जो फंक्शन है वो चेंज हो सकता है। तो उससे कई बार कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी बन सकते हैं जो उसके पेरेंटल टाइप में इंक्लूडेड नहीं थे। अब म्यूटेशंस हम कैसे पैदा कर सकते हैं? म्यूटेशन पैदा करने के लिए हम कुछ केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, रेडिएशन जैसे कि गामा रेडिएशंस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेचुरली भी कई बार म्यूटेशन हो जाती है और उसके बाद जो हमारा प्लांट है जिसमें वो डिज़ायरेबल करैक्टर मौजूद है जो हमें चाहिए, हम उस प्लांट को सिलेक्ट करेंगे और उतनी फर्दर ब्रीडिंग उस प्रोसेस से करवाएंगे। अब क्योंकि इस प्रोसेस में हमने सबसे पहले प्लांट के अंदर म्यूटेशन करवाई थी तो इसको म्यूटेशन ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि जो मूंग बीन है उसमें येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू इन दोनों बीमारियों के लिए जो रेजिस्टेंस है वो म्यूटेशन से ही क्रिएट की गई थी। इसके बाद ये भी है कि कई हमारी वाइल्ड वैरायटीज़ ऐसी भी होती हैं, नेचुरली जो वैरायटीज़ मिल रही हैं कि उनमें रेजिस्टेंट पावर तो होती है बट उनकी जो यील्ड है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में उनकी हमारे को जो है प्रोडक्ट मिलता है। तो उनके अंदर हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंट जीन्स के साथ साथ हाई यील्डिंग कैपेसिटी भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो वैरायटीज़ ऑलरेडी हाई यील्डिंग है मतलब जिनमें ग्रोथ अच्छी हो रही है, हम उन वैरायटीज़ के अंदर इन रेजिस्टेंट जीन को खुद डाल देंगे, आर्टिफिशियली डाल देंगे, जो कि आप अपने यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे कि किस तरीके से हम जीन को किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकते हैं। और जब ये जीन वहाँ पे चली जाएगी तो आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे, जो आपकी क्रॉप है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी जो यील्ड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो भिंडी है जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है एबलमोस्टस एस्कुलेंटस, उसके अंदर अगर हमें येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंस लाना था तो उसके लिए हमने इसी मेथड को यूज़ किया था कि मतलब जो भिंडी की नेचुरल वैरायटी थी एबलमोस्टस एस्कुलेंटस, हमने उसके अंदर वो जीन डाल दी जिस जीन की वजह से वो येलो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट हो गई।
और इस नई वैरायटी को नाम दिया गया परभानी क्रांति। तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी से भी डिजायरेबल जीन को अपनी पुरानी वैरायटी में डालकर कुछ नया प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी बना सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनको पेस्ट से भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। पेस्ट में जनरली क्या आते हैं, चूहे, गिलहरी,